लिविंग रूम। चारों फैमिली वहां मौजूद थी और उनके साथ ही विशाखा जी और उनकी बेटी अनरी भी अभी तक नहीं गए थे। अब तक श्रद्धा और कार्तिकेय भी आ चुके थे। श्रद्धा के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, इसलिए कार्तिकेय ने उसे सीधा डाइनिंग हॉल में बिठाया और उसे नाश्ता सर्व करने लगा। वो दोनों एक दूसरे में ही खोए हुए थे। क्या चल रहा है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। आर्या, आनिक्य, आकृत्य अभी ही डाइनिंग टेबल से अपना ब्रेकफास्ट करके उठे थे। आर्या और आकृत्य का मन तो नहीं था, लेकिन आनिक्य के घूरने पर उन्होंने खा लिया था। रिवान और कृपा अब सबके सामने आ गए। हर कोई उन दोनों को घूरते हुए देख रहा था। सबसे ज्यादा रश्मि राणावत, जो बहुत ही घिन और नफरत से कृपा को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। वही कृपा सदमे में थी। वो गलत तरीके से अपना प्यार पाना चाहती थी, लेकिन ये भी सच था कि उसने कार्तिकेय से सच में प्यार था, इसलिए वो जलन में अंधी होकर इतना घिनौना काम करने पर उतर आई। लेकिन आज उसी की चाल उस पर उल्टी हो चुकी थी। रिवान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो सर झुकाए खड़ा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सफाई में क्या बोले। तभी चटाक एक तेज थप्पड़ की गूंज हॉल में सुनाई दी और कृपा सदमे से बाहर आकर 2 कदम पीछे हो गई और आंखें बड़ी बड़ी करके रिवान को घूरने लगी, जो अपने गाल पर हाथ रखे हल्का सा झुक गया था। यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें। प्रश्नवाचक चिन्ह। तुमने आज किसी लड़की के इज्जत को तार तार कर दिया और ऐसे खड़े हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। रिवान, तुम भले ही मेरा खून नहीं थे, लेकिन मैंने जब तुम्हारी जिम्मेदारी ली थी तब तुम्हें सच में अपना बेटा माना था, और मेरा बेटा ऐसा कैसे हो गया। ये थप्पड़ शेखर राणावत ने मारा था और ये शब्द भी उनके थे जो उन्होंने रिवान को बुरी तरह घूरते हुए कहे थे। आप मेरे बेटे पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो। ये सब अगर किसी ने किया है तो इस बदचलन लड़की ने। इस जैसे छोटे परिवार के लोग ऐसे ही होते हैं। मौका मिला कि चढ़ गए किसी अमीर के बिस्तर पर। रश्मि राणावत ने नफरत से कृपा को घूर कर देखते हुए शेखर जी से कहा था। हा, सच में मिस दीवान, मुझे जहां तक याद है आप भी छोटे परिवार से थी और दीवान परिवार बस एक गांव में एक जमींदार ही था। अगर शेखर डैड को मॉम पसंद नहीं आती तो आपका परिवार भी अमीर तो बिल्कुल नहीं होता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आर्या ने एकदम से सार्केस्टिकली कहा। वही उसकी बात सुनकर सभी उसे देखने लगे। रश्मि राणावत, जो उसके बीच में बोलने से चिढ़ गई थी, एकदम से उसके इस बात के जिक्र से उसने आनिक्य का चेहरा देखा जो थोड़ा बिगड़ गया था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और कुछ ही सेकंड में चली भी गई। फिर दुखी होने का नाटक करते हुए बोली, तुम कहना चाहती हो कि मेरी बहन जो कि गरीब थी उसने भी ऐसी चीप ट्रिक यूज करके शेखर जी से शादी की थी। उनकी इस बात को सुनकर सभी आर्या को हैरानी से देखने लगे तो कुछ मजे से नित्या जी और अभिमन्यु जी भी असमंजस में थे कि आखिर वो क्या बात कर रही है। आर्या हंसी और ताली बजाते हुए बोली, हा, मानना पड़ेगा मिस रश्मि दीवान, आप मैनिपुलेटर तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपने मेरी बात को गलत डायरेक्शन में मोड़ दिया है। क्योंकि जहां तक मैंने सुना है तो ये शेखर डैड थे जो मॉम के पीछे पूरी तरह से पागल थे और उन्हें रिझाने वाली तो आप थी ना। तुम अपनी बकवास बंद करो और कैसी बातें बना रही हो। मैंने कभी भी शेखर जी को नहीं बहकाया, समझी तुम। इतना घिनौना इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच तो लेती। तुम एक जीजा साली का रिश्ता बदनाम कर रही हो। अल्पविराम। रश्मि राणावत ने खुद को डिफेंड करते हुए कहा। उनका चेहरा कॉन्फिडेंस से भरा था और कोई भी बता नहीं सकता था कि वो अंदर ही अंदर डर रही है, जो कि उनके माथे पर आए पसीने से साफ पता चल रहा था। जो कुछ ही लोगों ने नोटिस किया था। लड़की, तुम अपनी बहन को बचाने के लिए अब क्या किसी पर भी इल्जाम लगाओगी। ये तो देखो, वो तुम्हारी माँ की उम्र की है। मल्लिका सक्सेना ने गुस्से से कहा।
आर्या तिरछा मुस्कुराई और अपनी शातिर नज़रों से उन्हें घूरते हुए बोली, जरा देखो ये बात कौन कर रहा है, जो खुद इसी तरीके का इस्तेमाल करके आज हमारे बीच खड़ी है। आर्या ये कड़वी सच्चाई कहने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। उसके मुंह तोड़ जवाब के आगे मल्लिका की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं थी कि उसने कैसे ये स्टेटस पाया है। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो ध्रुव के डैड कभी भी उन जैसी चालबाज औरत से शादी नहीं करते। सिर्फ अपनी बेटी के लिए वो अभी तक उसे झेल रहे थे। ये बात किसी से छुपी नहीं थी। तभी आर्या एक बार फिर टॉपिक रश्मि राणावत पर लाते हुए बोली, मिस दीवान, आप जितनी पवित्र खुद को दिखाती है उतनी तो नहीं है या बिल्कुल नहीं है। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। खैर साली और जीजा का रिश्ता बहुत ही अजीब होता है, उसमें अगर कोई एक भी मर्यादा को लंघ दे तो दाग तो लग ही जाता है। ऐसा जी दाग आप पर लगा हुआ है जब आप अपनी खुद की बहन की जगह लेकर शेखर डैड के रूम में चली गई थी और उस वक्त वही हुबहू कपड़े पहने हुए थे जो शेखर डैड ने मॉम को गिफ्ट किए थे, जिस वजह से उन्होंने आपको यानी अपनी साली को पत्नी समझ लिया था। उसके इस बात के जिक्र ने शेखर राणावत के जहन में दबी इस बात को उजागर कर दिया था और वो एकदम से बोले, हाँ उस वक्त मैं खुद को ब्लेम कर रहा था कि मैंने कैसे गलती कर दी, लेकिन इस बार पर ध्यान ही नहीं दिया था कि कोई मेरी बीवी की जगह को जानबूझकर लेकर बैठा हुआ था। ये बोलते हुए वो अपनी तीखी नज़रों से रश्मि जी को घूरते हैं जिनके चेहरे पर अब घबराहट दिखने लगी थी। वही सामने खड़ी कृपा आर्या को अपने लिए बोलता देख इमोशनल हो गई और उसके दिल दिमाग में एक जंग छिड़ गई। साथ ही वो अनरी को भी अपनी आंखों के कोने से देख रही थी। तभी शांत खड़े अभिमन्यु जी ने कहा, शेखर इन सब बातों के बारे में सोचने का ये सही टाइम नहीं है। अभी ये जानना जरूरी है कि बच्चों के साथ क्या हुआ था कि वो सुबह इस हाल में थे या फिर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते ही नहीं है। अपने दोस्त के समझाने पर शेखर जी ने रिवान को घूरते हुए ऑर्डर देने वाले लहजे में कहा, स्पीक। उनकी आवाज में ऑर्डर, अथॉरिटी और एक अलग ही दबाव था जो रिवान के ऊपर भारी पड़ रहा था। डैड, मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस सिवाय इसके कि मैंने ड्रिंक की और अचानक से मुझे अजीब सा फील होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चींटियां मुझे काट रही है और शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। उस वक्त के होश में नहीं था और कृपा भी वहीं से निकल रही थी और मैंने उसे खींच लिया। फिर ये सब हो गया। सब कुछ बता देने के बाद उसने सर झुका लिया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें ड्रग दिया गया था? शेखर जी अपनी सख्त आवाज में पूछते हैं, जिस पर रिवान अपना सर हिला देता है। कहीं इसी लड़की ने तो मेरे बेटे को ड्रग नहीं दिया और उसके पास आ गई जिससे वो उसके साथ ये सब करे। रश्मि राणावत ये सुनकर जल्दी से बोली। उनके इस शक पर किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, यहाँ तक कि रिवान भी कुछ नहीं बोला। सिर्फ कृपा ही उन्हें दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी क्योंकि उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। किस लड़की को अच्छा लगेगा जब कोई उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाएगा? अब शायद उसे समझ आए कि जब दूसरों के साथ ऐसा होता है तो हम उसके टूटने का इंतजार करते हैं, लेकिन जब हमारे साथ ये सब होता है तब हमें असली दर्द समझ आता है। वही आर्या को कृपा से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने सिर्फ रश्मि राणावत को आईना दिखाने के लिए कहा था। तभी शेखर राणावत कहते हैं, नशे में हुआ हो या होश में होकर, लेकिन तुमने एक लड़की की इज्जत को बदनाम तो कर ही दिया है, इसलिए अब तुम्हें ही उसे अपनी इज्जत बनानी होगी। आप क्या कहना चाहते हो डैड? अल्पविराम। रिवान ने हैरानी से पूछा। मैं वही कहना चाहता हूँ जो कहीं ना कहीं तुम समझ ही चुके हो। पहले तो मैं आनिक्य की शादी के बाद तुम्हारा नंबर लगाता, लेकिन अब तुमसे ये गलती हो ही गई है तो
तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हें कृपा बेटा से शादी करनी होगी, वो भी आज ही। कोर्ट जाओ और शादी रजिस्टर करवाओ। अल्पविराम। इतना कहकर वो वहां से जाने लगे। तभी रश्मि राणावत चिल्लाई, आप मेरे बच्चे के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो इस 2 कोड़ी की लड़की से हरगिज शादी नहीं करेगा। मैं उसकी मां होने के हक से इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। शेखर रणावत ने उनके शब्दों को साफ साफ सुना, लेकिन दोबारा मुड़कर नहीं देखा। बस जाने से पहले अपनी कठोर आवाज में कुछ शब्द कहे, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। शादी करो, नहीं तो रणावत खानदान से तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का कोई लेना देना नहीं होगा आज से। अपना फैसला सुनाने के बाद वो वहां से चले गए। उन्हीं के साथ श्रद्धा और कार्तिकेय भी चले गए। अब रश्मि राणावत के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला और वो रिवान को अपने साथ खींचते हुए ले जाने से पहले नफरत से कृपा को घूरकर वहां से चली गई। बाकी सभी भी जाने लगे। आनिक्य आर्या के करीब आया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर हल्की उदासी से बोला, हमारी शादी की बात चलती ही रहती है और इनकी हो भी जाती है। हमारी कब होगी? मैं वेट नहीं कर सकता उस दिन का जब मेरी हर सुबह और तुम्हारे इस चांद से चेहरे को देखकर होगी। जब मैं बिना छुपे तुम्हें अपने पास रख पाऊंगा, प्यार कर पाऊंगा और प्राउड से कहूंगा दैट शी इज माई वाइफ, ओनली माई विमेन। आनिक्य की बेताबी को देखकर आर्या सिर्फ मुस्कुराने के कुछ नहीं बोल पाती। उसका फेस रेड हो गया था और उसके हर एक शब्द के साथ आर्या की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। उसी वक्त आकृति आए और अपने भाई को छेड़ते हुए बोली, अब क्या आप दोनों भी अभी इसी वक्त शादी करने का सोच रहे हो? दोनों उसकी बात सुनकर शांत ही रहे, लेकिन आनिक्य दिल ही दिल यही चाहता था, लेकिन वो अपनी चाहत अपनी स्वीटहार्ट पर थोप भी तो नहीं सकता, इसलिए उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके बाद आर्या के माथे को प्यार से चूम कर वहां से चला गया। अगले दिन AR इंस्टीट्यूट। आज आर्या अपने भाई मिहिर के साथ कॉलेज आई हुई थी। जब उसने एंट्री ली तो सभी बार बार उसे देखते फिर कुछ बातें करने लगते। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं था जिसने उसे ना देखा हो। वैसे ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि जब से आर्या का एडमिशन यहाँ हुआ था वो हमेशा चर्चा में ही रही थी। कभी अपनी ब्यूटी की वजह से तो कभी अपने एक्शंस की वजह से, इसलिए उसे इन सब की आदत थी। हाँ, 5 साल वो पब्लिक से दूर थी, लेकिन जब वो बच्ची ही थी तभी से उसे इस तरह की अटेंशन की आदत थी। आर्या तो शांत थी, लेकिन उसके बगल में चल रहा मिहिर चिढ़ी हुई आवाज में खुद से बोला, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को ऐसे घूर घूर कर देखने की? माना वो सुंदर है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसे नजर लगा दो। अभी वो इन्हीं सब के बारे में सोच ही रहा था, तभी सागर उनके पास आया और बोला, इतना अजीब फील मत कर। आज ये लोग आर्या को इसलिए देख रहे हैं कि वो डिसाइड कर सके कि कॉलेज की रियल ब्यूटी कौन है। क्या? अल्पविराम। मिहिर ने शौक होकर एकदम से कहा। वही अब आर्या भी उन्हें देखने लगी और चलते हुए वो एक जगह रुक गए। सागर ने आसपास के स्टूडेंट को देखा और बोला, अरे एक्चुअली कल जब तुम दोनों नहीं आए थे तो तब एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट की एंट्री हुई थी जो अब्रॉड से पढ़कर आए है, और उसे देखते ही हर कोई उसका कंपेरिजन आर्या से करने लगा। अब 2 तरह के लोगों का झुंड तैयार हो चुका था, जहां कॉलेज की ब्यूटी क्वीन यानी कि आर्या और कॉलेज में नई आई लड़की जो सुंदर तो है लेकिन आर्या जितनी नहीं पर वो बहुत हॉट है, इसलिए सबने उसे कॉलेज की सबसे हॉट लड़की का टाइटल दे दिया है। और यही से हुई कंपैरिजन की शुरुआत। आर्या ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे ये कुछ भी नहीं है उसके लिए। वो तो अपनी ही सोच में डूबी हुई थी और अब फिर से उसमें ही डूब जाती है। लेकिन मिहिर को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। उसने गुस्से से कहा, ये लोग मेरी बहन की तुलना करना चाहते हैं।
उसकी तरह कोई बन भी नहीं सकता और सभी उसके टक्कर वाली को ढूंढ रहे हैं, पर इन लोगों को नहीं पता कि वो सबसे बेस्ट को टक्कर देती है, इसलिए तो वो दिन ब दिन अमेजिंग होती जा रही है। उसकी बात को सुनकर सागर भी कंफ्यूज हो गया और उसने कहा, किसको टक्कर देती है आर्या? मिहिर मुस्कुराया और बोला, वो खुद से कॉम्पिटिटिव करती है, उसे बाकी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे किसी से आगे नहीं बल्कि खुद से आगे निकलना है। सागर के लिए उसका जवाब थोड़ा हैरान कर देने वाला था और उसकी एक्सप्रेशन के साथ उसने आर्या की बैग को देखा जो अब अपनी क्लास की तरफ जा रही थी। 2 क्लास अटेंड करने के बाद सभी कैंटीन की तरफ आते हैं। आर्या भी अपने फ़ोन में कुछ चेक करते हुए अंदर आए और खाली टेबल देखकर वही रखी चेयर पर बैठने को हुई कि तभी किसी ने जोर से अपना पैर चेयर पर मारा जिससे वो एक तरफ गिर गई। आर्या, जिसका ध्यान अपने फ़ोन पर था, उसने अपने बगल में देखा जहां एक लड़की गुस्से से आग बबूला होकर खड़ी है और उसे ऐसे घूर रही है जैसे उसने उसका सब कुछ ले लिया है। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी? उस लड़की को देखकर आर्या का चेहरा चिढ़ गया और उसने अपनी सख्त आवाज में शांति से कहा। वो लड़की मुस्कुराई और अपने हाथों को अपनी कमर पर रखकर बोली, मुझे नहीं पता था तुम मुझे मेरे ही कॉलेज में मिल जाओगी। क्या ये कॉलेज तुम्हारा है? आर्या ने सरकास्म के साथ पूछा और एक टेढ़ी चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ उसे देखने लगी। तुम बस रुको और इंतजार करो। अगर मैंने तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम जेसिका नहीं। कहते हुए वो गुस्से से तमतमाए वहां से चली गई। आर्या अपना लास्ट लेक्चर ले रही थी, जो कि माया जायसवाल का था। वो शांति से सब कुछ सुन रही थी। भले ही उसने इसके बारे में पहले ही बहुत पढ़ा था, फिर भी वो अपना ध्यान नहीं हटाती है तब तक जब तक उसके फ़ोन पर आनिक्य का मैसेज नहीं आता है। आर्या ने अपना फ़ोन पॉकेट से निकाला और देखने लगी। जब उसने मैसेज देखा तो वो एकदम से उठ गई और अपना बैग लेकर सामने पड़ा रही माया को देखकर बोली, प्रोफेसर, सॉरी क्लास के बीच में आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। उसने बिना कोई रीजन दिए बस इतना कहा था। माया उसके बीच में टोकने पर पहले ही गुस्से से उबल रही थी। अब क्लास के स्टूडेंट भी उसे ऐसे देखने लगे जैसे उसने क्या बोल दिया हो। तुम क्यों जाना चाहती हो? पहले रीजन दो, अगर मुझे वो वैलिड लगा तो फिर मैं प्रिंसिपल से तुम्हारे लिए बात करूंगी और उनकी परमिशन के बाद तुम जा सकती हो। अभी वो बोल ही रही थी कि आर्या उन्हें क्रॉस करके बाहर जाने लगी और जाते जाते बोली, मैं खुद ही प्रिंसिपल से परमिशन ले सकती हूँ, फिर भी थैंक्स सोचने के लिए। उसके शब्दों में एक छुपा हुआ तंज था जिसे कोई नहीं समझ पाया, सिर्फ माया के। उसके इस एटीट्यूड से माया के ईगो पर गहरी चोट लगी, लेकिन वो बस गुस्से का घूंट पीकर रह गई। वो अपने बहन साची से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थी और वो अपने दिमाग से ही फैसले लेती थी। उसके 2 चेहरे थे, सबके सामने बहुत ही हम्बल, केयरिंग और समझदार बिहेव करती है, लेकिन असल में वो अपने अंदर बहुत सी बातें छुपा कर रखती है और पीठ पीछे वार करती है। आर्या अपनी क्लास से निकलकर बाहर की तरफ तेजी से जाने लगी। उसी वक्त एक टन से कोई आ रहा था और दोनों के कंधे आपस में लड़ गए और वो दोनों लड़खड़ा गई। आर्या ने तुरंत खुद को वॉल का सहारा लेकर गिरने से बचा लिया। वो गिरी नहीं, ये महसूस करके उसने एक गहरी सांस ली, तभी उसे धम की आवाज आई। उसने हैरानी से सामने देखा तो वो लड़की जो उससे टकराई थी वो मुंह के बल गिरी थी, जिससे उसके कल किए गए बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। वो अगले ही पल गुस्से से उठी और अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ चेहरा किया जिसकी वजह से वो गिरी थी। जैसे ही उस लड़की की नज़र आर्या पर गई तो एक पल के लिए तो वो हैरान रह गई, फिर अगले ही पल उसका हल्का सा मुंह बन गया। वो कुछ कहती उससे पहले ही पीछे से उसकी 2 पूंछ आ गई और उनमें से एक पूंछ ने आर्या को देखा तो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली,
अब तुम मेरी दोस्त को भी धमकाने लगी हो। आर्या, जो अपने सामने खड़ी लड़की को सॉरी बोलकर जाने ही वाली थी, उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने सर घुमाकर वहां देखा जहां से आवाज आई थी, तो उधर कोई और नहीं जेसिका खड़ी थी और उसे गुस्से से घूर रही थी। काशवी, तुम ठीक हो ना? जेसिका ने आर्या के ऊपर से ध्यान हटाया और जो लड़की हैरान खड़ी आर्या को देखकर रही थी उसके आगे आए और उसने उस लड़की से पूछा जो अभी गिरी थी। नो, आई एम फाइन। लेकिन तुम इस लड़की को जानती हो? उस लड़की ने आर्या की तरफ इशारा करके पूछा। जेसिका ने गुस्से से आर्या को घूरा और दांत पीसते हुए बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी बहन, इसकी जो भाभी है उनकी क्लासमेट थी, इसलिए मैं भी जानती हूँ इस घमंडी लड़की को। पहले ये दूसरे कॉलेज में थी और वहाँ इसे कोई पसंद नहीं करता था, सिर्फ इसके घमंड और गुस्से की वजह से। घमंड हो भी क्यों नहीं जेस, आखिर ये ठाकुर फैमिली के इकलौती बेटी जो है। जेसिका के साथ आई उस दूसरी लड़की ने आर्या को जलन से देखते हुए कहा। आर्या ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया क्योंकि अब उसके पास ऐसे फालतू लोगों के साथ बहस करने का टाइम नहीं था। उसे बस एक चीज याद थी और वो ये कि उसका आनिक्य बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है। ये सोचते हुए ही वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। जब तक वो लड़की जो उसे अभी सदमा लगा था अपनी फ्रेंड के मुंह से ये सुनकर कि यही वो लड़की है जिसे फंसाकर उसके भाई फैमिली में सबसे ज्यादा पावर लेना चाहते हैं। काशवी, तुम ज्यादा मत सोचो। वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी है जो सबको नीची नजरों से देखती है। अल्पविराम। जेसिका ने जब उसे आर्या को जाते हुए देखते देखा तो जल्दी से बोला। उसे डर था कि कहीं वो उनके ग्रुप को छोड़कर उस आर्या से दोस्ती करने ना चली जाए। कॉलेज के बाहर जैसे ही आर्या बाहर आई उसने जानी पहचानी कार को देखा जो सड़क के दूसरी तरफ पार्क थी और उससे टिकर बेहद ही हैंडसम और अट्रैक्टिव आदमी खड़ा था। उस चेहरे को देखकर वो मुस्कुराई और उसकी तरफ बढ़ गई। आनिक्य, जो अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था, उसकी नज़रें गेट पर ही थी और जैसे ही आर्या आई उसकी नज़रें उसी पर ठहर गई। स्वीट हार्ट। उसके पास आते ही आनिक्य ने आर्या को एकदम से अपनी बाहों में भर लिया। क्या हुआ है? आप इतने बेचैन क्यों हो? अल्पविराम। आर्या उसे देखकर बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही उसने उसकी मंद आवाज सुनी तो उसे उसमें उसकी उदासी का एहसास हुआ। आर्या ने भी उसे बैक हग किया था और उसकी पीठ को सहलाकर उसकी बेचैनी कम करने की कोशिश करने लगी। हुआ भी यही। आनिक्य का सुकून वही थी, इसलिए वो सीधा यहाँ आ गया उन बाहों में समाने जो कि उसका प्यार था, उसका सहारा और उसकी जिंदगी है। बताओ क्या हुआ है? आर्या ने एक बार फिर से पूछा। तो इस बार आनिक्य ने और भी कसकर उसे पकड़ते हुए बोला। स्वीटहार्ट मॉम, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरे आदमियों ने पूरा देहरादून छान मारा है लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। मुझे समझ नहीं आ रहा है अब मैं उन्हें कैसे ढूंढूं। इतने साल हो गए लेकिन ऐसी बेचैनी कभी नहीं हुई क्योंकि दिल जानता था कि जहां ही मॉम है वो एकदम सेफ है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे वो हर दिन गहरे दर्द में जा रही है और उसी के साथ मेरे दिल का दर्द, बेचैनी और डर बढ़ता जा रहा है। उसकी बात सुनकर आर्या हैरान थी। उसने खुद से कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि आंटी देहरादून में नहीं है? तभी सिस्टम के रोबोटिक आवाज आए, बॉस, मिसेज राणावत वही है लेकिन एक ऐसी जगह जहां मेरे सिग्नल नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब आर्या ने उसकी बात सुनी तो वो समझ गई कि आगे उसे क्या करना है। उसने आनिक्य को संभाला और बोली, मेरी गट फीलिंग कहती है कि मॉम वही कही है। बस हमें उन्हें उस शहर के हर कोने या फिर उस जगह के हर इलाके, जंगल सबको तलाशना होगा और इस बार हमारे आदमी नहीं बल्कि हम फोनों साथ जाएंगे। आर्या कहना तो चाहती थी कि उसका सिस्टम बोल रहा है तो यही रच है।
वो उसे अपने सिस्टम के बारे में बता नहीं सकती थी, इसलिए उसे बस एक तरीका या फिर जरिया ढूंढना था जिसे पार करके वो उन्हें तलाश सके। दोनों के मन में अलग अलग बातें चल रही थी। आनिक्य को भी आर्या जैसी फीलिंग आ रही थी, लेकिन उसे एक चीज खटक रही थी और ये वो कि उसकी शक्तियां कोई मदद ही नहीं कर पा रही है। दोनों अपनी सोच में खोए हुए थे कि तभी आसपास से आते शोर को सुनकर वो होश में आए, और जब दोनों ने अलग होकर वहां देखा तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट गेट के बाहर खड़े थे और उन्हें ही घूर घूर कर देख रहे थे, साथ ही आपस में बात कर रहे थे। लड़कियां तो आनिक्य को आर्या के साथ देखकर बुरी तरह से जल रही थी। वहीं उनमें कई लड़के भी थे जिनकी क्रश आर्या थी और आज उसे एक लड़के के साथ देखकर वो उदास हो गए थे, लेकिन फिर भी वो खुश होते हुए आपस में बातें करने लगे। यार, हमारी ब्यूटी क्वीन को तो उनकी टक्कर का लड़का मिला है। देखो तो दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि उन दोनों का प्रेजेंस काफी हद तक एक जैसा है। वो बिल्कुल एक जैसे नहीं है क्योंकि अर्यांशी उनके सामने काफी क्यूट और स्वीट है, वही वो हैंडसम लड़का बहुत ही ठंडे स्वभाव का लग रहा है, लेकिन अभी जितने प्यार से उसने गले लगाया उससे यही साबित होता है कि वो कितना ज्यादा डूब चुका है प्यार में। हाँ, तुम सही हो, और मुझे ना वो लड़का कुछ देखा देखा लग रहा है। उसका ऑरा और जिस तरीके की उसकी पर्सनैलिटी है वो पक्का किसी सुपर रिच फैमिली का होगा। ऐसी ही बातें लड़कों के बीच चल रही थी। वही लड़कियां जलन की वजह से अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी। उनमें से एक ने गुस्से से कहा, ये लड़की कितनी शातिर है, इसे लड़कों को बहकाना बहुत अच्छे से आता है। पहले तो इसने कॉलेज आते ही प्रियांक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और जब उसने प्रोपोज किया तो ऐसे दिखाने लगी कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि अंदर ही अंदर वो खुशी से उछल रही होगी। और अब देखो, इसका कॉलेज के बाहर भी एक दीवाना है, और ये तो कितना सही बंदा है। उस लड़की की बात सुनकर उसकी दोस्त बोली, बहुत ही हॉट और सेक्सी है। मुझे तो लगता है कि अर्यांशी ने प्रियांक का प्रपोजल इसलिए रिजेक्ट किया होगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बेस्ट था। उसकी बात सुनकर एक और लड़की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, बिल्कुल, अगर मैं भी उसकी जगह होती तो इस लड़के के अलावा किसी को आंख उठाकर नहीं देखती। जहां तक रही बात प्रियांक की, तो वही है तो उसके पीछे पड़ा है क्योंकि वो इतनी सुंदर और उसकी फैमिली भी काफी अमीर है। जहां सभी स्टूडेंट उनके रिश्ते के बारे में बातें कर रहे थे, उन्हीं के सामने आनिक्य ने आर्या को फिर से बाहों में भर लिया और बोला, ये सब तो तुम्हारे पीछे ही पड़ गए हैं स्वीट हार्ट। आर्या हंसी और प्यार से उसकी गर्दन में अपने दोनों हाथ डालकर बोली, मिस्टर राणावत, आपको क्यों लगता है कि मैं आपका का मन नहीं पढ़ सकती? अच्छा, तो क्या पढ़ लिया है? उसने भी एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये अर्यांशी ठाकुर आपकी ही है और हमेशा रहेगी। कोई भी आ जाए लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, और अब मैं तैयार हूँ सबको दिखाने के लिए कि मैं कितने प्यार में हूँ और वो कौन है मेरा प्यार। आर्या ने उसे गले लगाते हुए कहा, फिर अलग होकर खुद आगे बढ़कर उसने आनिक्य के लिप्स पर हल्का सा किस कर दिया। जैसे ही वो पीछे जाने कोई हुई कि आनिक्य ने उसे टाइटल पकड़ लिया और उसे दूर जाने नहीं दिया, बल्कि पहले से भी पास लेकर खुद से चिपका लिया। जैसे ही दोनों का बदन मिला, उसके बाद आनिक्य ने लिप्स भी आर्या के लिप्स से जोड़े और उन्हें धीरे धीरे फील करते हुए किस करने लगा। उनकी किस को देखकर सभी स्टूडेंट्स हूटिंग करने लगे। वाह, जोड़ी हो तो ऐसी। लड़कियां तो शर्मा गई थी जैसे किस उन्हें ही किया जा रहा हो। सबका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और वो एकटक उनके उस सीन को देख रही थी। उनकी किस सॉफ्ट से पैशनेट हो चुकी थी जिसकी गर्मी वो सभी भी दूर से फील कर पा रहे थे।
लास्ट लेक्चर फ्री होने की वजह से सभी बाहर निकल रहे थे कि इस कपल पर उनकी अटेंशन उनकी तरफ चली गई। उसी वक्त प्रियांक भी आया। उसके साथ उसके दोस्त और अब उसकी बहन काशवी भी थी। जेसिका और एक दूसरी लड़की वो यहाँ नहीं थे। जब प्रियांक ने सामने का सीन देखा तो वो स्तब्ध ही रह गया। उसकी आंखें सदमे से बड़ी हो गई थी। उसी के बगल में खड़ी काशवी आर्या के साथ खड़े लड़के को देखने की कोशिश करने लगी जिसकी साइड प्रोफाइल ही दिख रही थी। उसकी हल्की झलक भी सभी लड़कियों का दिल धड़काने के लिए काफी थी। ऐसा ही कुछ हाल काशवी का भी था। वो बस आनिक्य का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। वही प्रियांक को शोर सुनकर होश आया। जब उसने सामने ध्यान से देखा तो आर्या उस लड़के की गोद में थी। जब उसने उसे गोद में उठाया तभी सभी लोग फिर से शोर करने लगे। ये तो पहले से ही किसी के साथ है। अब मेरा प्लान कैसे काम करेगा? अल्पविराम। प्रियांक ने जाती हुई कार को देखते खुद से कहा और गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चला गया। स्टूडेंट्स के शोर के बीच ही आर्या ने एक स्माइल के साथ सभी को देखा और वहां से आनिक्य के साथ चली गई। उसकी स्माइल इतनी प्यारी थी कि उसे देखते ही लड़के क्या लड़कियां भी एक पल के लिए खो गई थी। अब सबको समझ आ गया था कि उनकी ब्यूटी क्वीन के पास पहले से ही पार्टनर है, इसलिए उसने कॉलेज के सबसे फेमस लड़के का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। वैसे भी इतने बेस्ट पार्टनर के सामने कोई दूसरे लड़के को देख भी कैसे सकता है? वो दोनों ही एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट थे। कार में आर्या आनिक्य को देख रही थी जिसके लिप्स के कोने बार बार हल्के से हिल रहे थे। अगर आपको स्माइल करनी है तो कर सकते हो। यहाँ आपको देखने वाला कोई नहीं है सिर्फ मेरे सिवाय जिसने आपकी हर हरकत पहले ही देखी है। कहते हुए आर्या हंसने लगी। आनिक्य ने उसे देखा और आर्या के हाथ की उंगलियों को अपनी उंगलियों में भरकर बोला, हाँ तुम सही बोल रही हो। मैं आज बहुत खुश हूँ कि फाइनली अब कॉलेज के सभी लोग जान चुके हैं कि तुम सिंगल नहीं हो बल्कि मेरी मिसेज राणावत बनने वाली हो। अपनी बात कहते हुए उसने आर्या का हाथ चूम लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। आर्या मुस्कुराई और उसे हिलाते हुए बोली, मुझे देखने के लिए आपके पास बहुत टाइम है, अभी सामने देखिए नहीं तो कहीं हम देहरादून की जगह हॉस्पिटल ना पहुंच जाए। डोंट वरी स्वीटहार्ट, तुम्हारे आनिक्य की नज़रें हर जगह है और जब तुम मेरे साथ होती हो तो मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। आर्या ने कुछ नहीं कहा, उसने अपना सर आनिक्य के कंधे पर रख दिया और प्यार से बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप जैसा वर्कोहोलिक आदमी जिसे मैं कोल्ड रोबोट कहती हूँ वही मुझे मिल जाएगा और इतना प्यार करेगा। इससे पहले मुझे यही लगा था आपकी जिंदगी सिर्फ काम है, बाकी किसी रिश्ते की जगह नहीं है। लेकिन सरप्राइजिंगली अपने ईगो से लड़कर सबके सामने प्रपोज किया और इतनी कोशिश की, मुझे तो आपका एक अलग ही रूप देखने को मिला था। क्या तुम्हें ये वाला आनिक्य नहीं पसंद? उसने आर्या से सवाल किया। अगर मैं कहूँ आप जैसे भी होते मैं आपको पसंद करती तो ये बिल्कुल गलत होगा। एक लड़की को एक लड़के के चेहरे और पर्सनैलिटी से अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ उससे होता है जिसका बिहेवियर उस लड़की को अपने प्यार में गिरने पर मजबूर कर दे। एक दिन ब्यूटी कम हो सकती है और समय के साथ ढलती जाती है, लेकिन उसका बिहेवियर, जैसे वो अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करे, उसके बिना कहे सब समझ आए, वो समझे कि कब वो खुश है और कब दुखी है। मेनली अगर तुम प्यार में हो तो उसकी फीलिंग और हर एक छोटी से छोटी चीज़ को सीरियसली लो और सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाला होना चाहिए। लॉयल और उसका विश्वास कभी ना हिले। यही क्वालिटी हर लड़की चाहती है। अगर आप अपने प्यार के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर उसे अपनी रियल साइड नहीं दिखाते हो तो उनका रिश्ता बस एक अट्रैक्शन बनकर ही रह जाता है। लेकिन आप मेरे लिए वो बने जैसा आपको किसी ने नहीं देखा।
ये चेंज मुझे अच्छा लगा था और शायद इसी वजह से धीरे धीरे मैं भी आपके प्यार में पड़ने लगी। आनिक्य आर्या की सभी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। उसने कार चलाते हुए ही आर्या के गाल को किस किया और बोला, मैं शिकायत नहीं करूंगा कि तुम्हारी वजह से मैं बदल गया, बल्कि थैंक यू कहना चाहता हूँ कि अब जाकर मैं जिंदगी जी रहा हूँ, वरना पहले तो मैं बस पावर, स्टेटस और काम के पीछे ही भाग रहा था। वो मुस्कुराई और उसने अपना सर आनिक्य के कंधे से हटाकर उसे देखा और प्यार से बोली, ये चेंज अच्छा है क्यों? बिल्कुल, अल्पविराम। आनिक्य ने हंसकर जवाब दिया और उसने प्यार भरी निगाहों से देखने लगा। आर्या भी उसकी आंखों में खो चुकी थी। तभी उसके एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए और उसका चेहरा सीरियस हो गया। आनिक्य ने जब उसके एकदम से बदलते एक्सप्रेशन को देखा तो उसे भी कुछ गलत लगा और वो उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। तभी आर्या सामने देखते हुए बोली, कोई हमारा पीछा कर रहा है। उसकी बात सुनकर आनिक्य ने रियर व्यू मिरर में देखा तो वहाँ कोई कार नजर नहीं आई। फिर साइड में देखा, वहाँ भी कोई नहीं थी। वो हमसे आधे किलोमीटर की दूरी बनाकर चल रही है। जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तभी अच्छे से नजर आएंगी। अभी तो सिर्फ एक कार है जो कॉलेज से ही हमारा पीछा कर रही है। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस वक्त मुझे कोई शक नहीं था, पर जब ये कार एक सेम डिस्टेंस पर चल रही है तो मुझे ओड लग रहा है। आनिक्य भी उसकी बात समझ रहा था। उसने सर हिलाया और कार को दूसरे रास्ते पर ले जाते हुए बोला, अगर ये हमारे ही पीछे है तो इन्हें बाद में पता चलेगा कि इस काम में हाथ डालकर उन्हें जिंदगी से ही हाथ धो बैठना होगा। ये कहते हुए आनिक्य की वॉइस बहुत कोल्ड थी। तभी आर्या जोर जोर से हंसने लगी। उसे इस तरह सीरियस माहौल में भी हंसता देखकर आनिक्य ने उसे टेढ़ी नज़रों से घूरा तो वो अपनी हंसी को कंट्रोल करके बोली, मैं आप पर नहीं हंस रही हूँ, मैं तो खुद पर हंस रही हूँ क्योंकि आप मेरी संगत में रहकर मस्त बोलने लगे हो। आनिक्य ने इस बार कुछ नहीं कहा क्योंकि वो खुद मनाता था कि उसके साथ रहकर वो पहले के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही बोलने लगा था। इस बारे में सोचकर कि उसकी स्वीटहार्ट का उस पर कितना असर है, वो भी मंद मंद मुस्कुराया और कार की स्पीड बढ़ा ली। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। आनिक्य ने बिना नंबर देखे ही पिक कर लिया। दूसरी तरफ से एक गार्ड की घबराई हुई आवाज आई, मास्टर, कोई हमारे सभी गार्ड्स को मारकर निरंजन दीवान को छुड़ा ले गया है। हमारी फोर्स उन्हें ढूंढने गई है लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चला है। आनिक्य की स्माइल एकदम से चली गई और उसका चेहरा भावहीन, सख्त और ठंडा लगने लगा। आर्या को भी कुछ अजीब फील हुआ। उसकी नज़र एकदम से आनिक्य पर पड़ी तो वो भी कंफ्यूज हो गई कि एकदम से ये इतना कोल्ड क्यों हो गया। उसने देखा कि वो कॉल पर है और दूसरी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया है जिसे सुनकर वो गुस्से में है। बात होने के बाद आनिक्य ने फ़ोन रखा और गुस्से से अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मार दिया। आनिक्य, अल्पविराम। आर्या उसकी इस हरकत से एकदम से हैरान रह गई और उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। आर्या, मेरा हाथ छोड़ो, आनिक्य अपनी सख्त आवाज में बोलता है। नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है आप तब तक खुद को हट करोगे जब तक आपका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। पंच करने से अच्छा आप मेरे हाथ को कसके पकड़ लो और गुस्से में अपनी पकड़ को कस भी सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। आर्या ने कहा तो आनिक्य उसे घूरने लगा, जिस पर वो बस मुस्कुरा उठी। चलो पहले इन लोगों को चकमा देकर निकले जो हमारा पीछा कर रहे हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। अपनी बात कहने के बाद आर्या ने एकदम से कार में छुपी 2 गन को निकाला। एक आनिक्य को पकड़ा दी और दूसरी खुद ने ले ली। उसने अभी भी अपने राइट हैंड से आनिक्य का लेफ्ट हैंड कसकर पकड़ा हुआ था। पर हमें तो चमका देना था ना। अल्पविराम।
आनिक्य ने अभी ये कहा ही था कि तेजी से उनके पीछे एक कतार के बहुत सारी गाड़ियां लग गई और अब उनका डिस्टेंस भी काफी बढ़ चुका था। आर्या ने कार का सनरूफ खोला और खड़े होने से पहले बोली, चकमा ही देते, लेकिन अब जब ये सामने से अपना काम तमाम करवाना चाहते हैं तो सीधा एक्शन लेते हैं। वो खड़ी हुई तो तेज हवा से उसके लंबे बाल लहराने लगे। उसका गोरा बदन धूप में सोने की तरह चमक रहा था, जो उसे और भी अट्रैक्टिव बना रहा था। जैसे ही वो खड़ी हुई, आनिक्य तेजी से ड्राइव करने लगा। आर्या ने टारगेट टायर पर लगाया और बिना रुके 4 फायर किए। इसी के साथ 2 गाड़ियों के सामने के टायर फट गए और बैलेंस खोकर एक दूसरे से टकरा गई। टक्कर बहुत जोरदार हुई, जिससे दोनों कारों के अंदर से धुआं निकलने लगा। वहीं बाकी कार भी हैरान रह गई, लेकिन जल्दी ही होश में आकर वो तेजी से वहां से निकलकर उनका पीछा करने लगी। आर्या को तो इसी मौके का तलाश था। उसने एक बार फिर एकदम सटीक निशाना लगाया और उस कार का भी वही हाल हुआ। तभी एक धमाके की आवाज के साथ आग का धुआं भड़का, जिसकी चपेट में जो सबसे लास्ट में कार थी वो आ गई। उस नज़ारे को देखकर आर्या के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो लगातार फायर करने लगीं। अब सामने वाली पार्टी ने भी अटैक शुरू कर दिया था। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी और उसके नीच आनिक्य तो अपनी स्वीट हार्ट के कातिल एटीट्यूड और उसकी शूटिंग स्किल को देख रहा था, और जितना देखता उतना ही दीवाना होता जाता। उनके पीछे पूरी 10 कार थी। अब सिर्फ 2 बची थी, जिनके निशाने पर आर्या थी और आर्या के निशाने पर वो 2 कार। तभी वो रुक गई और उसने दूसरी गन को ले लिया और इस बार खिड़की खोलकर शूट करने लगी, क्योंकि वो दोनों कार अब उनके बराबर आ गई थी। आनिक्य ने स्पीड बढ़ाई तो दोनों फार ने भी बढ़ा दी। आर्या ने एक नज़र आनिक्य को देखा और उसने भी आंखों ही आंखों में कुछ कहा, जिसके बदले में उसने बस सर हिला दिया। जिसके बाद उनकी कार हवा से बातें करते हुए आगे भाग गई और उनका पीछा करने के लिए वो दोनों कार भी फुल स्पीड से कार ड्राइव करने लगे। वो एरिया शहर से अलग ही था और वहाँ प्रकृति ज्यादा थी और सुनसान रास्ता भी था, जिससे दूसरे किसी को कोई हानि नहीं होने वाली थी। स्पीड तीनों कार की तेज थी और बाकी 2 कार बस थोड़ा ही पीछे थी। एक पॉइंट पर आकर आनिक्य ने फिर से उसे देखा और दोनों की आंखों में एक चमक आ गई। स्पीड के साथ वो खाई के पास आ गए थे और जैसे ही खाई उनके थोड़े आगे थी, जितना गैप था उतने में ही आनिक्य ने कार को घुमाया और दोनों कार के चुंगल से निकलकर तेजी से दूर हो गया और वो दोनों कार अपनी स्पीड को कंट्रोल ना करने की वजह से खाई में नीचे गिर गई। वही एक अंधेरी जगह पर एक आदमी अपने काले सोफे पर बैठा उस सीन को बड़ी सी स्क्रीन पर देख रहा था। तुम सच में उसकी रक्षक हो। जब तक तुम दोनों साथ होगे तब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो सकता। बस एक सही मौका और मैं इस लड़की को सबसे बहुत दूर कर दूंगा।